तो अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि वर्ण विचार के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि पेज नंबर 8 पर वर्णित है, दिया हुआ है। तो वर्ण विचार के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए स्वर का भेद जाने, अक्षरों के बारे में जाने और स्वर के कितने भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसी तरह आगे क्रम में बढ़ते हुए हम लोगों ने फिर देखा व्यंजन के भेद। ठीक है, तो व्यंजन में हम लोगों ने देखा कि हर अक्षर का अपना एक समूह है, जो कि वर्गों में बटा हुआ, वर्ग माने समूहों में अपने अपने बटा हुआ है। हर वर्ग में, हर समूह में लगभग टोटल मिला के 5-5 अक्षर हैं, क ख ग घ अंग च। तो इस प्रकार से 5 समूह हैं, 5 वर्ग हैं व्यंजनों में, और उन 5 वर्गों में हर एक वर्ग में 5-5 शब्द। इस प्रकार से 25 टोटल अक्षर आते हैं 5 वर्गों में मिला के, क्योंकि प्रति हर एक अक्षर 5-5 है हर एक वर्ग में। तो इतना हम लोगों ने जान लिया। यानी व्यंजन वर्ग में जो हमारा क्या कहते हैं, जो व्यंजन वर्ग में हमारे पास वर्ग दिया हुआ है, जो 5 वर्ग हैं, उनको कैसे नाम दिया गया, क्यों ऐसा नाम दिया गया, क्यों बांटा गया, यह सारी कुछ हम लोगों ने चीज़ें जान ली हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए अगला क्रम हम लोग देख रहे हैं। तो अब क से लेकर के हम लोग प फ ब भ म तक जान चुके थे, यानी 5 वर्ग के बारे में नाम जान लिया, उनके भेद जान लिए, हर वर्ग में कितने कितने वर्ग हैं ये जाना, फिर हर वर्ग में कितने अक्षर हैं ये भी जान लिया। अब अगला क्रम हम लोग का बढ़ते हुए आएगा। तो इसमें आ रहा है य र ल व। इसके आगे एक अक्षर गायब है, वहां पर अक्षर नहीं है, क्योंकि उसमें 4 अक्षर ही आते हैं। ठीक है, तो अगला इसमें क्रम दिया, बोला अंतस्थ। यानी अब अगला हम लोग क्रम बढ़ रहे हैं, मतलब आगे अगले स्टेज पे हम लोग बढ़े, तो आया अंतस्थ वर्ण। यानी कि जो य र ल और व, ये 4 अक्षर हैं, इनका भी अपना एक समूह है। हर का, सभी का अपना अपना एक पर्सनल समूह है, वर्ग है। तो ये जो वर्ग है, ये जो समूह है, इसको एक खास नाम दिया। क्या नाम दिया? तो बोले कि अंतस्थ। तो बोले कि य अक्षर, र, ल और व, ये जो 4 अक्षर हैं, इनका अपना एक समुदाय है, एक समूह है। और इन समुदाय वाले अक्षरों को, यानी य को, र को, ल को और व को, यानी इन चारों ही अक्षरों को क्या कह सकते हैं आप, क्या कहा जाएगा, इनको क्या संज्ञा दी गई, क्या नाम दिया गया? तो वो नाम है अंतस्थ। अब अगर हम अंतस्थ शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ पता चलना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, हम लोग शुरू से ही इस बात को चर्चा करते हुए आए हैं कि हम लोग जो भी शब्द का प्रयोग करें वह सार्थक होना चाहिए। उस शब्द को बोलने से किसी न किसी प्रकार का अर्थ दृष्ट होना चाहिए, अर्थ पता चलना चाहिए, तभी शब्द की सार्थकता होती है। तो बोले अंतस्थ शब्द का यहाँ पर अर्थ होगा अंतस्थ। देखिए, य, र, ल और व, ये जो 4 अक्षर हम बोलते हैं, मुख से ही बोला जाएगा। जब अपने मुख से बोलते हैं, वाणी से उच्चारण करते हैं, अपने कंठ से आवाज लगाकर हम लोग बोलते हैं, तो ये सारे अक्षर जो चारों हैं, य, र, ल, व, यह हमारे मुख के, यानी हमारे मुंह के अंतस्थ भाग से उच्चरित होते हैं। अर्थात इन अक्षरों को, इन चारों अक्षरों को उच्चरित करने के लिए हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वह अंतस्थ भाग का सहारा लेती है, अंतस्थ भाग को छूती है। अतः अंतस्थ स्थान से, मुख के अंतस्थ स्थान से उच्चरित होने के कारण, बोले जाने के कारण, उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, तो इन अक्षरों को संज्ञा दी गई, नाम दिया गया अंतस्थ। अब मुख में वो अंतस्थ भाग है कहाँ पर, किस जगह को हम अंतस्थ कहेंगे? बोले कि य, र, ल और व, जब इन अक्षरों को आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीभ का जो पीछे का, यानी कंठ के ऊपर जो एक जीभ का एक जो घंट जैसा लगा होता है, घंटी जिसको आप कहते हैं, तो उस हिस्से को वह छूती है। उस हिस्से को छूते हुए नीचे के भाग में दबी हुई होती है, नीचे के हिस्से में जीभ आपकी दब जाती है इन अक्षरों को बोलने में। अतः ऐसे स्थिति को, जो ऐसा स्थान है मुख का, उसको अंतस्थ भाग कहा गया। मुख का अंतः माने अंदर का, स्थ माने स्थायी जो भाग है, जो ऐसा हिस्सा है, वह अंतस्थ कहलाया। तो बोले कि य, र, ल और व हल्का सा तालु में ऊपर टच होगी, और उसके बाद जीभ अंदर बैठे हुए उस कंठ को स्पर्श करते हुए हवा निकलेगा, तो आप इस अक्षर को बोल पाते हैं। तो य, र, ल और व, ये चारों अक्षरों को संज्ञा दी गई, नाम दिया गया, वह है नाम अंतस्थ। अतः जब भी कोई पूछे आपसे कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो आप कहेंगे अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो य होते हैं, र होते हैं, ल होते हैं और व होते हैं। ये 4 अक्षर अंतस्थ कहे जाते हैं। क्यों अंतस्थ कहे जाते हैं? अंतस्थ का क्या मतलब है? तो मुंह के ऐसे भाग से उच्चरित होने के कारण, बोले, उच्चरित माने बोलना, बोलना, स्पीक। तो बोले कि ऐसे स्थान से बोले जाने के कारण इन अक्षरों को स्थान दिया गया, मतलब नाम दी गई, संज्ञा दिया गया। भाई किस जगह से बोले जा रहे हैं, तुमको उस वैसा ही नाम देना है, ठीक है।
तो बोले कि इनका ऐसा गुण है, ऐसा स्थिति है कि ऐसी दृश्यता है, तो इस प्रकार से देखते हुए इनको अंतस्थ नाम दिया गया। ठीक है, अब अगला क्रम आया, उसके अंतस्थ वर्ण हम लोगों ने जान लिया, य र ल व 4 वर्ण है, इनका नाम अंतस्थ है। इन सभी चारों अक्षरों को अंतस्थ नाम से जाना जाता है। अब अगला क्रम आया ऊष्म, अंतस्थ के नीचे लिखा हुआ है ऊष्म। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो बोले कि श श स ह। श तालव्य श, फिर उसके बाद जिसको आप बड़ी स भी कहते हैं, फिर होगा बीच वाला षटकोण स जिसको आप मूर्धन्य स कहते हैं, और अंत में तीसरे नंबर पे आता है दंत स, यानी जिसको आप सपेरा वाला स भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो पहला हुआ तालव्य श, दूसरा मूर्धन्य श, तीसरा दंत स, ये 3 स हमारे होते हैं। और चौथा वर्ण आया ह से हाथी, जिसको आप पता है। बोले कि 3 प्रकार के श और एक चौथा हुआ ह, इन 4 अक्षरों को, इन 4 वर्णों को, इन 4 ध्वनियों को ऊष्म संज्ञा दी गई। अब फिर वही बात, ऊष्म मतलब क्या है? कभी सुना ही नहीं, जानते नहीं ऊष्म किसको कहते हैं, ऊष्म का हिंदी अर्थ क्या है, मतलब क्या है ऊष्मा? तो बोले ऐसे अक्षर जिनको बोलने से, जब इन अक्षर को हम बोलने का प्रयास करते हैं या बोलते हैं, बोलने के समय, बोलने के दौरान जब हम इस अक्षर को बोलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर से जो वायु है, जो हवा है, जो अक्षरों को बोलने में, उच्चारित करने में निकलती है, जब कुछ भी बोलते हैं, अक्षरों को बोलते, शब्दों को बोलते हैं, तो कुछ न कुछ वायु हवा जरूर आती है, सुनाई देती है, वो हवा निकलती जरूर है। ठीक है, जैसा कि अभी हम बोले, तो अभी अगर आप बोलते वक्त अपना हाथ अपने मुख के सामने रखें तो आपको कुछ न कुछ हवा जरूर टच होती हुई समझ में आएगी, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तो उन शब्दों में हवा निकलती, वो हवा उसको बोलने में मदद करते हैं। और इससे एक संबंधित बहुत ही अच्छा श्लोक है, अभी हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, उस श्लोक को भी जानेंगे, उस श्लोक के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आपको जानना चाहिए सामान्य रूप से कि ये जो भाषा है, जो हम ध्वनि है निकालते हैं, ये हमारे उदर से, पेट से, प्राण से, हमारे सीने यानी चेस्ट से होते हुए, कंठ में होते हुए कैसे ये निकलती है, वो कैसे स्पंदित होती है, कैसे कंपन करती है, वो कैसे स्प्रेडिंग होती है और कैसे निकलती है, तो कैसे हम बोल पाते हैं, वो अक्षरों के निकलने का, उत्पन्न होने का, बोलने का तरीका क्या है, वो कैसे कैसे वेव होते हैं, तो उसको हम एक बार उससे एक संबंधित एक श्लोक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे। तो बोले कि ऊष्म संज्ञा दी गई, ऊष्म नाम दिया गया, यानी कि श स स, ये 3 स हो गए, चौथा वर्ण है ह। इन चारों अक्षरों को कहा जाता है ऊष्म। यानी जब भी कोई पूछे कि ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे ऊष्म वर्ण 4 होते हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो बताएंगे श स ह, ये 4 वर्णों को ऊष्म कहा जाता है। अब ऊष्म शब्द का मतलब क्या हुआ, तो बोले कि ऐसे अक्षर, यानी कि व्यंजन वर्णमाला में कुछ ऐसे 4 अक्षर हैं जिनको बोलने में वायु, यानी कि जब हमारे कंठ से, हमारे उदर से, हमारे सीने से वायु जो निकलती है, वो अक्षरों को बोलने में जो मदद करती है, वह वायु ऊष्मा पैदा करती है, बोलने में ज़्यादा गर्म हो जाती है, ज़्यादा ऊष्मा पैदा करती है, यानी हवा ज़्यादा तेज गति से निकलती है अन्य अक्षरों को बोलने के मुकाबले। अर्थात हम अन्य अक्षर को बोलते हैं तो भी हमारे अक्षर मुंह से, कंठ से हवा निकलती आती है, लेकिन जब हम श स और ह, इन 4 अक्षरों को बोलते हैं तो ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा कठोरता से क्या होती है, वह जो हमारे शब्द, इन अक्षरों को बोलने में जो वायु है, वह ज़्यादा तेज गति से निकलती है और ऊष्मा पैदा करती है। ठीक है, तो इस कारण से जो है, इन 4 अक्षरों को हम ऊष्मा नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा पैदा करते हैं, ऐसी वायु की गति को, ऐसे वेव को, ऐसी स्पीड को उत्पन्न करते हैं जो इन अक्षरों को बोलने में मदद करती है। अतः इन अक्षरों को बोलने में अगर कहा जाए तो वायु का सबसे बड़ा ज्यादा हाथ होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में इन्हीं अक्षरों को बोलने में, इन 4 अक्षरों को बोलने में सबसे ज्यादा वायु, हवा निकलती है हमारे मुख से। तो बोला कि श स ह, ये 4 वर्णों का नाम है ऊष्म। अगर पूछा जाए ऊष्म वर्ण कितने हैं, 4 हैं, कौन कौन से, श स और ह, ये 4 वर्णों को ऊष्म संज्ञा दी गई। क्यों संज्ञा दी गई? क्योंकि इनको बोलने में, इनको उच्चारित करने में, बोलने में सबसे ज्यादा ऊष्मा पैदा होती है। कहाँ से? कंठ से, ध्वनियां हैं। ठीक है, तो बोले कि स्वर वर्ण को हम लोगों ने जाना। उसके बाद अगला क्रम आया था व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों में हम लोग 5 वर्ग जाने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसी प्रकार से जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्ग कितने होते हैं, तो आप बताएंगे वर्ग 5 होते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी बार रिपीट हो, जितनी बार आपको बताया जा रहा है, इतना विशद रूप से बताया जा रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि यही सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि ये चीज़ें देखिए असल में ऐसी है ना कि आप अभी तो पढ़ रहे हैं, आप क्लास 6 में, 7 में, 8 में, ये आगे भी काम आएगी। यही छोटी छोटी चीज़ें 10th की हिंदी की परीक्षाओं में, संस्कृत परीक्षाओं में, 12th में
आप किसी भी एग्जाम में आगे बैठेंगे ना तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत कॉमन होती हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं अक्सर, और ये बड़ी बड़ी परीक्षा में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखना चाहिए और हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी के लिए भी, नॉलेज के लिए भी ये याद रखना आवश्यक है। तो बोले कि 5 वर्ग हैं, कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये वर्ग हो गए। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। अच्छा, हर वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? हर वर्ग में 5 वर्ग आते हैं, तो 5 बचे 25 वर्ण हो गए इधर। उसके बाद 4 अक्षर आए, कौन कौन से? अंतस्थ। कौन कौन से होते हैं? य, र, लव को अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ नाम दे दिए गए इनको। इनका एक अपना अलग ग्रुप है, एक अलग समुदाय है, एक अलग वर्ग है। अंत में तीसरा वर्ग कौन सा व्यंजन वर्ण में बटा हुआ है? तो अगला वर्ग है, बोले ऊष्म। ऊष्म कौन सा है? तो श, स, स, ह। इन 4 वर्णों को ऊष्म नाम दिया गया। तो बोले कि इधर 5 हो गए, इधर 4 है, इधर 4 है, कुल मिला के टोटल 33 वर्ण होते हैं हमारे। तो इस प्रकार से पूछा जाए कि व्यंजन वर्णमाला में कितने अक्षर हैं टोटल, तो 33 अक्षर होते हैं, 33 अक्षर टोटल होते हैं, वर्ण होते हैं, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, अब अगला क्रम आ रहा है। तो हम लोगों ने एक प्रकार से पूरे चार्ट को देख लिया, पूरे हम लोगों ने डाल लिया। अभी जो हमने कहा था कि हम श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, वो असल में आखिरी में, इस पूरे चैप्टर के खत्म होने, क्योंकि हम पूरा वर्ण के एक समुदाय को, पूरे वर्ण के जितने भाग है, जितने पार्ट हैं, उन सभी को देखने के बाद अंत में श्लोक की चर्चा करेंगे और श्लोक को देखेंगे, लिखेंगे, देखेंगे क्या होता है उसमें। अब अगला क्रम आ रहा, बोले अयोगवाह। अपनी किताब पे देखिए पेज नंबर 8 पर। तो बोले अब हम लोगों ने वर्ण के बारे में जान लिया, अब अगला क्रम आ रहा है अयोगवाह। ये अयोगवाह क्या है? तो बोले कि ऐसे वर्ण अनुस्वार तथा स्वर को हम अयोगवाह कहते हैं। अब ये अनुस्वार और स्वर वर्ण कौन है भाई? जिसको अयोगवाह का जरा नाम भी नहीं कभी सुना, जानते भी नहीं क्या है। तो बोले कि ऐसे वर्ण जो अनुस्वार तथा स्वर को हम अयोगवाह कहते हैं। क्या हुआ? तो बोले कि किसी भी अक्षर के ऊपर, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है कंघी, लेकिन इस पे हमने क्या किया, ऊपर का के ऊपर ऐसा बिंदु लगा दिया। इस बिंदु को, यानी किसी भी शब्द के ऊपर लगे हुए, किसी भी शब्द के अक्षर के ऊपर लगे हुए इस बिंदु को कहते हैं अनुस्वार। इस बिंदु को नाम दिया गया है अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदु का नाम है, वह है अनुस्वार। ठीक है, इस बिंदु को अनुस्वार नाम से जाना जाता है। यानी कभी कोई पूछे कि अनुस्वार किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे, सामान्य परिभाषा में बताएंगे कि किसी भी शब्द में आए या लगे हुए, चिन्हित हुए, दिखाई देने वाले चिन्ह, ऐसे निशान को, ऐसे को अनुस्वार कहते हैं। यानी किसी भी शब्द के ऊपर लगे हुए बिंदु को, ठीक है, एक प्रकार का बिंदु ही, एक गोला है, बिंदु है, एक डॉट है, तो उस डॉट को, इस बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार नाम से जाना जाता है। इसका ही नाम अनुस्वार है। अब बोले कि अनुस्वार ये जो है, ये जो अनुस्वार अक्षर है, ये जो मात्रा या चिन्ह है, ये जो अनुस्वार, ये बोला कहाँ से जाता है? जब इस अनुस्वार का प्रयोग करते हैं अपने शब्दों में, तो इसकी ध्वनि सुनाई कहाँ से देती है, निकलता कहाँ से? जब हमारे वायु निकलती है तो ये कहाँ से? मुख से आती है, नासिका से आती है? तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, इसमें जानने की बात ये है कि अनुस्वार, अनु शब्द, देखिए अनुस्वार जो शब्द है ना, इसमें भी देखिए, इसमें समझने की आवश्यकता है। बोले अनु शब्द का मतलब होता है पश्चात। अनु माने पश्चात, आफ्टर, पीछे। बोले कि स्वर, तो वही चीज बताए कि देखिए अनुस्वार तथा स्वर को हम अयोगवाह कहते हैं। यानी अनुस्वार को भी कहेंगे और स्वर को हम अयोगवाह कहते हैं। तो बोले क्या है? इनका प्रयोग केवल स्वर के योग में होता है। जब स्वर का योग होता है, यानी योग माने जुड़ना। योग शब्द का एक अर्थ होता है, योग तो हम लोग करते हैं, योगा, योगासन इत्यादि। तो उस योग का एक दूसरा अर्थ भी होता है, योग माने होता है जोड़ना। जब हम किसी चीज को गणित करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें आता है कुल योग, माने कुल जोड़ा हुआ अंक, प्राप्तांक हमारा क्या है, तो उसी को अन्य भाषा में कुल योग भी कहते हैं। कुल माने जोड़ा हुआ, योग माने पूरा, जिसको आप समगत। तो बोले इनका प्रयोग केवल स्वर के योग में होता है। तो बोले ऐसे चिन्ह को क्या नाम दिया गया? अनुस्वार नाम दिया गया। ठीक है, तो अनुस्वार का हम जब उच्चारण करते हैं, एक्शन करते हैं, बोलते हैं, तो ये ध्वनि कहाँ से आती है? तो बोले कि अनुस्वार जो अक्षर है, जो अनुस्वार की ध्वनि है, जब इस अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसका ध्वनि, यानी कि म्यूजिक साउंड, जो इसकी आवाज़ है, जो ध्वनि है सुनाई देती है, वह ज़्यादातर सुनाई देती है नासिका से, नाक से। नासिका शब्द का अर्थ होता है नाक, नोज। तो जब भी हम अनुस्वार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसकी ध्वनि इस अनुस्वार को बोलने में क्या होता है कि नाक से ज़्यादा सुनाई देता है। नाक से ध्वनि, नाक से वायु निकलती है, नाक से ही आवाज़ आती है। अतः इस अक्षर को, ये जो अनुस्वार है, इसको ऐसा नाम दिया गया। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, माने कहाँ उच्चारण स्थान का मतलब कहाँ से बोला जाता है, किस स्थान से?
तो बोले कि इसका स्थान है नासिका, यह नासिका से उच्चरित होता है। मुख से इसकी कम ध्वनि आती है, लेकिन इसकी ध्वनि ज़्यादा नासिका से, नाक के माध्यम से आती है। नाक के माध्यम से वायु तेज गति से निकलता है, आवाज़ भी नासिका से निकलती है इस अक्षर का प्रयोग करने पर, इस चिन्ह का प्रयोग करने पर, जिसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। तो बोले अनुस्वार तथा स्वर को हम अयोगवाह कहते हैं। यह बात जान गए, पूछा जाए कि अयोगवाह कौन है, तो स्वर और अनुस्वार क्या है, अयोगवाह हैं। तो बोले अनुस्वार कौन है, तो यही चीज बता रहे यहाँ पर इन्होंने बोला, किताब में भी बताया, देखिए। तो बोले कि अनुस्वार ये जो चिन्ह है यह नासिक ध्वनि है। नासिक माने नासिका, नोज से निकलने वाली, वही जो इतनी देर से हम बता रहे थे। तो बोले नासिक ध्वनि यथा संस्कृति, शब्द उदाहरण के लिए दिया। उदाहरण में जैसे हम कुछ शब्दों का प्रयोग करें, तो बोले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जिसमें इसका हम प्रयोग करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो बोले कि संस्कृति, जब हम संस्कृति, जब संस शब्द को बोल रहे हैं, तो देखिए आप जब इसको उच्चारित करेंगे, आप बोलेंगे, तो आपको खुद बोलने में यह शब्द समझ में आएगी कि संस, यानी कि जो अंग की मात्रा जा रही है, जो अंग अ है, जो अंग की ध्वनि है, वह ज्यादातर नासिका से चढ़ रही है। वह कंठ के मुकाबले ज्यादा नासिका से उच्चरित होती है, ज्यादा तेज गति से ऊष्मा निकलती है, वायु नाक से निकलती है। अतः संस्कृति, कंघी, जैसा कि उदाहरण दिया था हमने कंघी शब्द का, तो कंघी बोलेंगे तो अंग, ये अंग कहाँ से आ रहा है, वो नासिका में चढ़ जाती है वायु, ना कि कंठ में। तो कंठ से वह कम गति में निकलती है, बल्कि ज्यादा गति में नासिका से निकलती है। अतः इस अनुस्वार को नासिका स्थान वाला कहा गया, क्योंकि इसको बोलने में नाक का ज्यादा प्रयोग होता है, नाक से वायु ज्यादा निकलती है। अगला क्रम, तो बोले कि संस्कृति नपुंसकलिंगम, नपुंग, देखिए पुंग प के ऊपर है, जिस अक्षर के ऊपर लगा उसी अक्षर को हम नासिका की ओर चढ़ाएंगे, तो पुंग, नपुंसकम, कंघी। अगला शब्द है इसमें संहार, संहार माने मारना, किसी को हनन करना, टू किल। तो बोले कि संहार, और एक शब्द संहार शब्द के भी कई अर्थ है। संहार माने होता है किसी चीज की समाप्ति, किसी चीज को पूरा करना, कंप्लीट करना भी होता है संहार। जैसे हम किसी किताब को लिखते हैं, जैसे कोई राइटर है, कोई किताब लिखता है, तो अंत में संहार करता है। संहार करता है यानी कि अपने बुक का संहार करता है, यानी किताब को फाड़ देता है या मार नहीं देता है, ग्रंथ की समाप्ति करता है, किताब की समाप्ति करता है। तो किताब के समाप्त होने पर उसकी जो आशाएं, उसकी जो भावनाएं उस संहार में व्यक्त कर, जो उसकी किताब लिखने का उद्देश्य है, वह संहार नाम के उस लेखन भूमिका में वह व्यक्त करता है अपनी भावनाओं को। और एक संहार शब्द का अर्थ है कि किसी को मार देना, टू किल समबडी, ठीक है। तो अगला हुआ कि संहार इत्यादि जो भी शब्द हैं, आप सारे शब्दों को बोलेंगे, जैसे चंद्र, ठीक है, अंक, अंक, अंक माने नंबर, अंक, ठीक है, अंग, शरीर का पार्ट, अंग। तो ये सारे अक्षरों को हम बोल रहे हैं, तो नासिका से ध्वनि आ रही है, यह आप देख सकते हैं करके उच्चारण। फिर बोले विसर्ग, अब बोले कि किसी भी, विसर्ग कौन है, विसर्ग किसे कहते हैं, तो बोले कि कोई भी ऐसा एक ऐसा चिन्ह, देखिए उदाहरण लिया सूर्य। ये सूर्य शब्द के बारे में कौन नहीं जानता होगा, सब कोई जानता है, सूर्य माने सन, ठीक है, सूर्य ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सूर्य शब्द लगा हुआ है, इस पे जो मात्रा लगी हुई है, ये जो विसर्ग, तो बोले किसी भी शब्द के बाद में, ये बात ध्यान रहे, इस जो हम लोग विसर्ग देख रहे हैं, विसर्ग आया है, इसकी परिभाषा देख रहे हैं हम लोग। बोले किसी भी शब्द के बाद में लगा हुआ ये जो दो चिन्ह होता है, दो बिंदुएं होती हैं ऊपर और नीचे, ऐसी लगी हुई प्रयोग होती हैं, ऐसी लगी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो किसी भी शब्द के बाद लगी हुई इस प्रकार के चिन्ह को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया, तो इसको नाम दिया गया है विसर्ग, इसको कहते हैं विसर्ग, इसका नाम है विसर्ग, इसको विसर्ग नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई भी कहे कि विसर्ग का चिन्ह लगाओ इस शब्द के बाद, इस शब्द में विसर्ग का चिन्ह लगेगा, तो आपको क्या करना होगा कि इस तरह के चिन्ह का उस शब्द के बाद प्रयोग कर देना होगा। लेकिन एक अपवाद भी है, अपवाद क्या कहें, एक प्रयोग करने का अलग तरीका भी है। तो बोले कि एक शब्द आप लोग मैंने बहुत देखा होगा, दुख, दुख माने कष्ट, परेशानी। जब भी हम दुख शब्द लिखते हैं, तो दुख में हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, परिभाषा जानते हैं विसर्ग की, कि किसी भी शब्द के बाद लगने वाले इस चिन्ह को हम विसर्ग कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन दिया हमने, परिभाषा क्या निश्चित की थी कि किसी भी शब्द के बाद में लगने वाले, लेकिन यहाँ पे तो हमको किसी भी शब्द के बीच में दिखाई दे रहा है। तो बोले कि यह अपवाद है, हर चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद होता है। तो बोले इस अपवाद में क्या है, इसको अपवाद ना मानते हुए भी ऐसा कहा जाए कि जो दुख शब्द है ना, इसको बोलेंगे, जब हम उच्चारित करते हैं, जब दुख शब्द बोलते हैं, तो इसमें जो झटका है, यानी ये जो देखिए सामान्य रूप से जानने की बात यह है कि जो विसर्ग है, इसको किस अक्षर से हम पहचानेंगे, यह किस अक्षर का एक रूप है। जैसे हमारा कुछ रूप होता है, हमारा कोई किस्सा है, तो बोले कि
हिंदी वर्णमाला में ये जो विसर्ग है ये किसका रूप है, इसको किस अक्षर ने बनाया है। तो बोले कि एक अक्षर हमारे पास है जो ऊष्म में आता है, श श स ह, यानी कि जो हमारे पास ह अक्षर था ना, ये ह अक्षर की अपनी खासियत है, कुछ अलग इसका तरीका है प्रयोग होने का। बोले कि जब भी ये ह वर्ण किसी अन्य वर्ण के साथ जुड़ना चाहता है, प्रयोग होना चाहता है, तो ये बार बार ह लिख के दिखाई देना नहीं चाहता। ये क्या चाहता है, तो बोलता है कि जब हमको बार बार लिखना है ये किसी शब्द के बाद झटका देके बोलना है, हा हा बोलना है, तो तुम क्या करो कि मुझे ना लिख करके बल्कि मेरे द्वारा बने हुए एक निशान को, मेरे एक प्रतिरूप, मेरे एक चिन्ह को तुम प्रयोग करो। तो अतः सूर्य शब्द बोलने पर, सूर्य शब्द बोलने पर जो हा की ध्वनि सूर्य, कवि, गति, मति, इति ही, तो इस प्रकार से जब शब्दों को बोलते हैं तो ह की ध्वनि इति ही, कवि ही, ह की जो ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ह बोला कि हर अक्षर के बाद ह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अतः क्या करिए आप कि ह चिन्ह वर्ण अक्षर को न लिखते हुए बल्कि इसके द्वारा निर्माण किए गए, बनाए गए इस प्रकार के चिन्ह को आप किसी भी शब्द के बाद में लगाएंगे। जब इस अक्षर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो मुझे ही जाना जाएगा, इस ह को ही जाना जाएगा। ठीक है, जब भी बात इसकी होगी तो कहीं ना कहीं बात इसी की होगी, क्योंकि इसको निर्माण ह ने किया है, बनाया है, अर्थात ये इसका प्रतिरूप है। ठीक है, तो बोले कि ह चिन्ह द्योतित होता है, पता चलता है। तो दुख शब्द में देखिए, यहां पर हम लोगों ने बात कर रहे थे कि दुख शब्द में बीच में आ जा रहा है विसर्ग। तो बोले कि जब दुख शब्द बोलते हैं तो दुख यानी द के बाद ह की ध्वनि हल्की सी जो सुनाई दे रही है, अतः क्या किए कि ख के बाद यानी शब्द के बाद में ना प्रयोग करते हुए बल्कि ख के पहले यानी दो शब्द अक्षरों के यानी शब्द के बीच में हमने विसर्ग का प्रयोग किया। अतः दुख, बहुत दुख है मुझे, बहुत कष्ट है मुझे। तो ऐसा जब कहते हैं तो बहुत दुख में डूबा हुआ है, तो दुख में ह की ध्वनि बीच में सुनाई दे रही है, अतः बीच में सुनाई देने कारण, प्रयुक्त होने कारण इस चिन्ह को, इस विसर्ग के चिन्ह को बीच में स्थान दिया गया, रखा गया। जो आप दुख शब्द कई बार पढ़े होंगे किसी किताब में, या आप लिखते होंगे, प्रयोग करते होंगे और उच्चारण करके भी इसको देख सकते हैं। तो ये हुआ विसर्ग का सामान्य। अतः विसर्ग का परिभाषा यह होगा कि किसी भी शब्द के बाद लगने वाले इस चिन्ह को, यानी कि दो बिंदुओं को जो ऊपर नीचे लगी होती हैं, इस चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, और विसर्ग के अक्षर के द्वारा, इस विसर्ग के चिन्ह से हम किस अक्षर को जानते हैं, तो विसर्ग के चिन्ह से हम ह नाम के इस अक्षर को, वर्ण को, ध्वनि को जानते हैं, समझते हैं। इस चिन्ह को किस अक्षर ने बनाया, तो ह नाम की अक्षर ने, वर्ण ने, ध्वनि ने इसको निर्मित किया है, बनाया है। ठीक है, अब अगला क्रम आया, तो बोले संयुक्त वर्ण। अब कुछ अन्य चीजों को हम जानेंगे। व्यंजन की ही बात हो रही है, सारी जो सारी चीजें हैं सारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्वर का सारा काम खत्म हो चुका है, अब हम लोग व्यंजन के अंतर्गत चल रहे हैं। तो व्यंजन के ही कुछ पार्टों को, कुछ हिस्सों को हम लोगों ने देख लिया था, अब और आगे बढ़ते जाना है, तो उसके नए नए रूप सामने आएंगे। तो बोले कि अगला रूप व्यंजन वर्ण का कौन सा है, तो बोले कि व्यंजन वर्ण का अब अगला रूप है, अगला समुदाय है, अगला कैटेगरी है, उसका नाम है संयुक्त व्यंजन वर्ण। बोले संयुक्त व्यंजन वर्ण, तो बोले कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो संयुक्त होते हैं, अर्थात संयुक्त, देखिए व्यंजन वर्णों में जो भी व्यंजन वर्ण हैं, तो बोले कि सामान्य परिभाषा संयुक्त व्यंजन वर्ण की यह होगी कि कोई ऐसे दो अक्षर, दो वर्ण जो व्यंजन हो, और जब वह आपस में मिलते हो, जब संयुक्त होते हो, जुड़ते हो, जब मेल खाते हो, तो एक नए अक्षर की, एक नए वर्ण की, एक नई ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अर्थात संयुक्त व्यंजन वर्ण उसे कहेंगे जो दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर जिस अक्षर को बनाते हैं, वह संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्यों? क्योंकि दो अक्षर आपस में संयुक्त हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, अतः नए, इन दोनों के जुड़ने से कुछ जो नया अक्षर बन के आया है, जो निर्मित हुआ, जो निर्माण हुआ अक्षर होगा, वह संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो उस संयुक्त व्यंजन वर्ण को कोई न कोई दो व्यंजन वर्ण आपस में जब मिलेंगे तभी उसका निर्माण होगा, यह कंडीशन है इस पे। तो बोले कि संयुक्त व्यंजन वर्ण में कुछ संयुक्त व्यंजन वर्ण भी हैं, कौन कौन से भी हैं, ये भी को हम जानते हैं। तो बोले कि पहला आया क्षमा का उदाहरण दिया। तो देखिए, पूछा जाए संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, चार होते हैं, ये भी चार ही हैं। ठीक है, अन्य की तरह जैसे अंतः और ऊष्म थे। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण भाई कितने हैं, चार हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन चार वर्णों को संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है क्ष, यानी क्ष से क्षत्रि, पहला होता है क्ष से क्षत्रि। उसके बाद दूसरा होता है त्र से त्रिशूल, फिर
तीसरा होता है ज्ञ से ज्ञानी, पहला दूसरा तीसरा क्षत्रज्ञ, और चौथा होता है श्र यानी कि श्रीमान। जब किसी के नाम के आगे हम श्री या श्रीमती अपनी माता जी के नाम के आगे लगाते हैं, आप पिताजी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, माता जी के नाम के आगे श्रीमती लगाते हैं। तो क्षत्र ज्ञ श्र ये चार वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनको संयुक्त नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये व्यंजन वर्ण वस्तुतः में यानी कि रियल में थे नहीं, किन्हीं दो व्यंजन वर्णों ने आपस में मेल किया, आपस में संबंध बनाया, अतः उस संबंध से, उस मेल से इन अक्षरों की उत्पत्ति हुई, इन अक्षरों का निर्माण हुआ, यह बनकर तैयार हुए। अतः कौन कौन से ऐसे अक्षर दो वर्ण हैं जो इनको बनाते हैं? ऐसे कौन कौन से व्यंजन अक्षर हैं? ध्यान रहे, दो व्यंजन वर्ण ही हैं, स्वर वर्ण नहीं ऐसे जो व्यंजन वर्णों को बनाते हैं। अर्थात दो व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जो आपस में जब मिलेंगे तो एक नए व्यंजन संयुक्त व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो अब इसका हम लोग अगला रूप देखते हैं, क्रम। तो बोले कि क्ष अक्षर कैसे बना? तो बोलेंगे कि क से कबूतर जो होता है वह क लिखे प्लस बराबर क्ष, यानी कि जब हम क प्लस मूर्धन्य श करेंगे तो बराबर आएगा क्ष बन जाएगा। ठीक है, तो अर्थात क और मूर्धन्य श को जब हम जोड़ते हैं, आप जोड़ का निशान इसके दोनों अक्षर के बीच में इसीलिए लगाया गया है ताकि ये दोनों अक्षर जुड़ रहे हैं, आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तभी इसका निर्माण होता है। तो बोले कि क और मूर्धन्य श जब आपस में मिलते हैं तो क्ष नाम का ये वर्ण बन जाता है। ठीक, अब त्र बनाना है तो जब त प्लस जब र अक्षर आपस में मिलते हैं तो त्र अक्षर बन जाता है। अर्थात त्र को किन दो अक्षरों ने बनाया? तो त और र जब आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे तो त्र अक्षर बन जाता है। अब बोले ज्ञ, ध्यान रहे इस ज्ञ को केवल ज्ञ नहीं बोला जाता। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के वेद की भाषा में हम लोग जो सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, इस ज्ञ को बोलने का एक और अन्य माने दूसरा तरीका भी है जिसको जिया ऐसा कहा जाता है। जिया भी बोलते हैं और ज्ञ भी बोलते हैं। आप किसी पढ़े लिखे या जानकार व्यक्ति से अगर आप इस ज्ञ के बारे में पूछेंगे तो वो ज्ञ भी कहेगा और जिया भी कहेगा। तो सामान्य रूप से वैदिक लोग या जो पांडित्यपूर्ण जो लोग हैं तो वो लोग इसको जिया कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? अब देखिए, तो बोले कि जब हम व्यंजन वर्णों में से जो से जहाज होता है उसमें प्लस करेंगे, उस अक्षर में हम जोड़ देंगे कौन सा अक्षर? दूसरा है। तो बोले इया माने कुछ नहीं, च छ ज इया, यानी चवर्ग का ही दो अक्षर है, च छ ज हो गया और च छ ज इया अंत वाला पांचवा वर्ड। तो जब ज में प्लस जोड़ देते हैं इया अक्षर को तो ज्ञ बन जाता है, अर्थात जिया, यही ज और इया मिलके बना है जिया। तो इसी नाते इस अक्षर को ज्ञ भी बोलते हैं, ज्ञ से ज्ञानी, और जिया भी बोलते हैं। ये दोनों ही अगर अक्षर शब्द बोले जाए तो इसी को जाना जाएगा। आप इसको ज्ञ भी कर सकते हैं या फिर जिया भी कर सकते हैं। जिया क्यों कहेंगे? तो बोले कि ज और इया जब मिलते हैं तो जिया बनता है, इसी नाते इसको जिया नाम भी दिया गया है। यह अन्य नाम है, दूसरा नाम है। अगला अक्षर अंत में आया हमारे पास, बोल रहे हैं कि अगला अक्षर है कौन सा है? श्र, जिसका हम लोग श्रीमान, श्रीमती, श्रीवत, श्री महोदय इस प्रकार से अक्षरों का शब्दों का प्रयोग करते हैं दूसरों के लिए संबोधन में। बोले श्री शब्द कैसे बना? श्र, तो बोले कि जब तालव्य श यानी कि जो शलजम वाला श है प्लस इसमें हम जोड़ दिए और र से रस्सी जो होता है, यानी कि तालव्य श में जब र जुड़ेगा तो बराबर ये अक्षर हमारा निर्मित होगा, तो श्र बन जाएगा। तो जब श्र को आप बोलेंगे तो आपको श और र की ध्वनि सुनाई देगी। एक बात खास, अगर आपको इन वर्णों में यह पहचानना है, यह जानना है कि इसमें कौन से दो अक्षर हैं जो इसको बना रहे हैं, इन अक्षरों को बना रहे हैं, तो बस करना इतना है कि इन अक्षरों को बोलने का तरीका, माध्यम आप धीमा कर दिए, अपनी आवाज को, साउंड को धीमा कर दिए। अब देखिए क्ष बोलेंगे तो क्ष हम लोग इतना जल्दी बोल देते हैं, लेकिन कैसा धीमा होकर बोला जाता है? तो क्ष, तो क क्ष, क और मूर्धन्य श बराबर क्ष। त्र बोले तो इसको धीमा कर देते हैं, तर, त और र, तर या त्र। जिया या ज्ञ, तो जिया ज इया जिया ज्ञ, श्र श र श्र श्र, इस प्रकार से पहचाना जा सकता है। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि कौन से दो व्यंजन वर्ण, अच्छा ये ध्यान दीजिए, क भी व्यंजन वर्ण, स भी व्यंजन वर्ण, त भी व्यंजन वर्ण, र भी व्यंजन वर्ण, ज भी व्यंजन वर्ण, इया भी व्यंजन वर्ण, श भी व्यंजन वर्ण और र भी व्यंजन वर्ण। अर्थात
कोई न कोई दो ऐसे व्यंजन वर्ण ही होंगे जो नए दूसरे संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण करेंगे। ये दोनों व्यंजन वर्ण ही मिलकर बना रहे हैं, अतः इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा गया है। नहीं तो इसको संयुक्त स्वर वर्ण भी कहा जा सकता था, लेकिन स्वर वर्ण इस नाते इसको नहीं कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी स्वर वर्ण आपस में मिलता नहीं है, अतः इस नाते इनको व्यंजन वर्ण कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें व्यंजन की उपाधि मिली। कैसी उपाधि है? तो व्यंजन वाली संयुक्त उपाधि इनको दी गई है। अब एक खास बात, अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि कौन से दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो ये इसकी उत्पत्ति होती है, ये अक्षर बन जाते हैं। लेकिन ये जब अक्षर आपस में मिलते हैं तो इन सभी के मिलने में एक कंडीशन है, एक स्थिति है, एक अवस्था है। उस अवस्था को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये चीज आप समझ रहे हैं, लेकिन आप ये चीज जब किसी को बताएंगे तो अगर आप उस चीज को इस मिलने के एक भाग को अगर बताना छोड़ दिया, आपने नहीं बताया, तो आपका बताना सारा निरर्थक हो जाएगा, आपका ज्ञान निरर्थक हो जाएगा। तो आपका जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वह निरर्थक ना हो। आप जो भी किसी को बताएं या आप जाने खुद से, तो वह पूरा का पूरा हिस्सा जाने। किसी चीज को अधूरी जानकारी शर्मिंदगी का कारण होती है। एक मुहावरा है कि किसी चीज को ना जानना सबसे बड़ी अच्छाई हो सकती है, लेकिन किसी चीज को आधा अधूरा जानना ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी का कारण होता है। आप किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, आपको आधा पता हो आधा ना पता हो, तो आप शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। अगर नहीं पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ मुझे जानकारी नहीं। लेकिन कम जानकारी शर्मिंदगी का कारण बन जाती है, जिसको कहते हैं कि शॉर्ट एक्वेंटेंस बिकम रिपेंट। तो बोले कि क और श जब मिलेंगे तो ये मिलेंगे कैसे भैया? तो बोले कि हर व्यंजन वर्ण में, ये बात आपको पता है कि हर व्यंजन वर्ण में स्वर छुपा होता है। तो क में भी अ की ध्वनि छुपी है, श में भी अ है, र में भी अ है, त में भी अ है, ज में भी अ है, र में य में भी अ है, र में भी अ है, श में भी अ है। तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो, इसकी परिभाषा यही थी ना कि व्यंजन वर्ण हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते उच्चरित होते हैं। तो इनमें कौन सा स्वर बैठा हुआ? कोई मात्रा तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब भी कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही होती तो उसमें अ नाम का स्वर छुपा ही होता है, यह निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो बोले कि जब इसमें अ नाम की ध्वनि छुपी हुई है तो ये मिलेगा कैसे? तो ये मिल ही नहीं सकते, और ये इसका निर्माण हो ही नहीं सकता, असंभव हो जाएगा। तो इसको जब बनाना है, निर्मित करना है, तो बोले कि इन अक्षरों में जो अ नाम का स्वर छुपा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। जब वो हटेगा तभी आपस में मिल सकते हैं। अगर इसमें स्वर बैठा हुआ है तो ये कभी भी कदापि मिल ही नहीं सकते आपस में, और नए अक्षर की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो क्या करेंगे? इन अक्षरों में से स्वर को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अर्थात क के नीचे हलंत चिन्ह लगाए, श के नीचे हलंत चिन्ह लगाए तो क्ष बन गया, त के नीचे हलन चिन्ह लगाए, र के नीचे हलन चिन्ह लगाए तो त्र बन गया, ज के नीचे हलन चिन्ह लगाए, य के नीचे हलन चिन्ह लगाए तो ज्ञ बन गया, श के नीचे हलन चिन्ह लगाए, र के नीचे हलन चिन्ह लगाए तो श्र बन गया। अर्थात इन दो व्यंजन वर्णों के आपस में मुलाकात, या ये दोनों आपस में मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तभी जब इनके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाएगा। अर्थात हलन चिन्ह लगाने का मतलब इनमें से स्वर हटाया जाएगा। ठीक है, अगर सामान्य रूप से देखिए, अगर हमें इन दो उंगलियों का आपस में जोड़ना है तो इन दो उंगलियों के बीच में जो ये तीन उंगलियां आ रही है, इन्हें काटना होगा, इन्हें हटाना होगा, तभी नहीं ये दोनों आपस में सीधा सीधा जुड़ पाएंगी। तो इसी प्रकार से ये उदाहरण है कि जब क और श को जोड़ना है तो इन दोनों के बीच में जो अ की ध्वनि छुपी हुई है वो इन दोनों को मिलने से मना कर देती है, आपस में जुड़ने नहीं देती। तो आपस में जुड़ने के लिए, मिलने के लिए उस ध्वनि को, उस जो स्वर है, वह जो स्वर है उसको हटाना ही होगा, तभी यह जाकर आपस में मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में पूरी जानकारी की हलन का प्रयोग करते हुए।